ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहनी चाहिए, और इसी प्रेरणा को हमेशा अपनी ज़िंदगी का हम ऊर्जा बनाते जाते हैं। और ऐसे ही एक ऊर्जा स्रोत से आज हम मिलने वाले हैं। जी हाँ, अकोला शहर का एक ऐसा नाम जिन्होंने ना सिर्फ अकोला बल्कि आजू बाजू के पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम छाया हुआ है। कई सालों से डॉक्टरी क्षेत्र में इनकी प्रैक्टिस जो है, उसी के साथ साथ लोगों को उनके मानसिक आजारों से उन्हें दूर करते हुए उन्हें एक नई प्रेरणा देने वाले डॉक्टर दीपक केड़कर सर आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, इतने सालों की आपकी जर्नी है और डॉक्टर केड़कर हॉस्पिटल, अब इस चीज़ को किसी भी तरह पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी सेकेंड जनरेशन भी इस फील्ड में आ चुकी है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम की जर्नी और आज की जर्नी, ये बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया हुआ है। इसके बीच कई सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ एसोसिएट भी है। तो हम आपकी आज की ये पूरी जर्नी जो है हमारे आज विशेष एपिसोड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट आज की आपके ऊपर ये स्पॉटलाइट डाल के जानना चाहती है कि आपकी जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई थी। आपने आपकी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद किस तरह से अकोला में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया? तो मैंने 1982 में पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी किया। जी सर। उसके पहले मैंने बेंगलोर निमांस जो एक जानी मानी इंस्टीट्यूट है वहाँ से डीपीएम किया, नागपुर से एमबीबीएस किया है और मैंने डीएनबी भी किया हुआ है। जी सर। तो जैसा चंडीगढ़ में मैंने एमडी किया तो फिर वहाँ से मेरा अकोला शहर है पहले से ही तय था कि यहाँ आके ये लोगों की सेवा करना है, क्योंकि यहाँ साइकेट्री के बारे में कुछ मालूम था लोगों को। मनोविकार मतलब ये मालूम ही नहीं था कि कुछ तो बाहर का है, बाहर का किया है, भूत पलित है। तो फिर एक चैलेंज था वो जी सर, यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस चालू करना, लोगों को अवगत कराना, अवेयर करना। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रैक्टिस चालू किया 14 अप्रैल 1983 में। बिल्कुल सर, लेकिन जब शुरुआत की तो वैसे भी ऐसे माना जाता है अपने यहाँ मानसिक रोगों के बारे में बड़ी सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को कि अगर कोई भी मानसिक बीमारी के बारे में बात करो तो बोल देते कि ये तो पागल है। तो इस तरह की कैटेगरी या लोगों में आज भी उस चीज़ का इतना अवेयरनेस नहीं है। तो जब आपने स्टार्ट किया, ये तो बहुत पुरानी बात है, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए मतलब हर्डल्स बनती गई या आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया? नहीं, हमको क्या करना पड़ा कि एक तो लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ी। मतलब हम स्कूल में जाते थे, उस समय डॉक्टर DR भागवत उनके साथ में मैं काम करता था जी। सत्य साई सेवा समिति के साथ में हम स्कूल में जाके टीचर्स लोगों को हम पढ़ाते थे, बच्चों के बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में। फिर बाद में श्याम मानव जी के साथ में भी मैंने कुछ काम किया। तो उस समय भी मैं हिप्नोटिज्म सीखा और लोगों को अवगत कराते गए कि मनोविकार नाम की कोई चीज़ होती है, बीमारी है। क्योंकि उसके पहले पागलपन भी लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को मालूम था कि भूत पलित है, करनी की हुई है, झाड़ फूक लोग करते थे, मस्जिद में जाते थे, मंदिर में जाते थे, वहाँ इलाज करते थे, पीटते थे, मारते थे। तो मेनली हमारा काम था अवेयरनेस। तो मैंने ऐसा एक भी देहात छोड़ा नहीं होगा कि मैं जहाँ गया नहीं। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, अमरावती सब जगह जाके डॉक्टरों को मिले, उनको अवगत करवाया, पैम्पलेट्स दिए, शिविर कैंप्स, डायग्नोस्टिक कैंप्स किए, लोगों को फ्री मेडिसिन दिया। और आज भी हम मतलब तब से मैं आज भी करीब 14 टाउन्स में अकोला के हम जाते थे मंथली, और अभी भी जा रहे हैं। और मंथली जाके हम अभी भी सेवा दे रहे लोगों को जाके कि भाई मतलब रीचिंग द अनरिच्ड, जो हमारे तक पहुंचते नहीं उनके तरफ हमने जाना है और हमने जाके वहाँ उनको सेवा देनी है। बिल्कुल सर। तो और मेरे ख्याल से जब आप एक डॉक्टर बन जाते तो सबसे पहले तो यही शपथ ली जाती है कि किस तरह से हम अपने पेशेंट को ठीक किए। तो सर, जब ये स्टार्ट किया आपने, इतने सारे गांव देहात तक जाना, लोगों में इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, और उस टाइम पे तो इतना मीडिया या फिर अलग चीज़ें भी नहीं थी जो आपको सपोर्ट कर सके, तो किस तरह से आपकी जो भी टीम थी या आपने अकेले कैसे ये पूरा सफ़र तय किया? नहीं, टीम तो लगती है, कोई भी बड़ा काम करना है तो टीम लगती है जी। तो हमने फिक्स कर दिया गाँव जाना। जैसा भाई सेकंड सैटरडे है तो आज भी हमने मतलब 1983 से जो मैं जा रहा हूँ कि भाई महकर, रिसोड, वाशिम 1983 से जा रहे हैं। आज भी सेकंड सैटरडे मतलब 42 साल हो गए, सेकंड सैटरडे ये 3 गांव जाते ही जाते हैं हम। बुल्ढाना, मलकापुर, चिखली, ये है थर्ड सैटरडे, तो जाते ही जाते हैं। थर्ड सैटरडे फ्रॉम लास्ट 42 ईयर्स, और एक भी सैटरडे हमने बंद नहीं किया। तो मैं जाऊँगा या मेरी टीम जाएगी। क्या बात है सर। और कोई ना कोई जाएगा मगर वहाँ लोगों को हम सेवा देंगे, तपासेंगे, चेक करेंगे, टैबलेट्स देंगे, और उनको अलग, और जो ज़्यादा पेशेंट उनको अकोला बुलाएंगे। बिल्कुल। तो सर, जो मैंने थोड़ी देर पहले जो बात बोली थी कि लोग पागल समझते हैं या मानसिक बीमारियों के बारे में अवगत नहीं थे,
तो ये भी मतलब आपके जो व्यवसाय उसके प्रति ये आपका भी पागलपनी है कि पिछले 42 सालों से आप इस चीज़ को इस तरह से निरंतर करते जा रहे हैं, लोगों को सेवा देते जा रहे हैं। सर, इसी के साथ साथ आपने कई सारी संगठनों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जैसे आपने अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में बात की। तो ऐसा क्यों है सर कि आज भी मतलब आप तो बहुत पहले से प्रैक्टिस करो, लेकिन आज भी अभी भी लोगों में इस चीज़ को लेके इतनी सारी संभ्रम या गलतफहमियां क्यों हैं? लोगों का अज्ञान है। अभी जैसा जैसा भी साइंस बढ़ते जा रहा है, लोगों का विश्वास अभी कम होते जा रहा है उसके ऊपर। पहले था कि भाई अमावस्या है, पूर्णिमा है, उस दिन भाई बाहर जाना नहीं, खाना नहीं बाहर का, ऐसा ऐसा मतलब काफ़ी चलता था। काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो भी काम होगा नहीं, अभी भी लोग मानने वाले हैं। मगर अभी जैसे एजुकेशन हो रहा है तभी लोग मानते नहीं है। तो ऐसा एजुकेशन का ही फ़र्क है वो। तो जैसा जैसा साइंस का आविष्कार हो रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो लोग अभी लोगों को मालूम है अभी कि अभी यहाँ तक हुआ है कि पेशेंट को हमारे पास में लाया जाता है, कितना भी वायलेंट पेशेंट है, हम उसको एक इंजेक्शन देते हैं, आधे घंटे में अच्छा हो जाता है। इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन निकली हुई क्या बात है ना। तो फिर लोगों को मालूम है कि अभी इंजेक्शन दिया तो पेशेंट अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और वो दरगाह में जाके या मंदिर में जाके होता नहीं है इतना अच्छा जल्दी। बिल्कुल। तो ये फ़र्क पड़ा अभी एजुकेशन का। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने फिर उसके बाद अकोला में आपकी तरह प्रैक्टिस करने वाले कई डॉक्टर्स को और आपके साथ जोड़ा है, या आप लोग किस तरह से अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं, या फिर अवेयरनेस के लिए अभी आप और क्या नई चीज़ें कर रहे हैं सर? अभी क्या है कि जैसा मुझे लगा कि भाई अभी सोशल मीडिया का धीरे धीरे वर्चस्व आते जा रहा है, तो 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, पहले वीडियो शूट किया 2017 में, और उसके माध्यम से और फेसबुक फिर गूगल, इसके माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आज मतलब ऐसा हो गया कि जैसा अभी लोगों को हमारे इसमें जैसा पागलपन का है या मेंटल इलनेस का है, वैसे ही सेक्स का है जी। कि लोग अभी भी मतलब ऐसा है कि एक टैबू है कि बात नहीं करना है। मतलब आज भी पति पत्नी पास में बैठे हैं और बच्चा उधर से आया तो दूर हो जाती है, जैसा कुछ गलती कर रहे हैं। मतलब पास में बैठना भी ऐसा लोगों का है, मतलब नहीं बात नहीं करना है। हालांकि हमारे मतलब कितने साल 100-200 साल 300 साल पुराने मंदिर आप देखते हैं तो मंदिर के बाहर आपको चित्र दिखेंगे या मूर्तियां दिखेंगी जो सेक्स के पोजीशंस में आपको दिखेंगी। तो वो सालों से चलते आ रहा है। तो लेकिन ऐसे तो आप कई सारे लोगों के दुश्मन भी बन गए होंगे। हाँ, तो है अभी जो जिसका पेट इसके ऊपर है जी, नहीं क्या सर? तो जैसा लोग हमको बोलते थे कि भाई आप व्यसन मुक्त का काम कर रहे हैं तो शराब की दुकान वाले सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। मतलब हम तो भाई जो भी करना है करेंगे, देख लेंगे। उसके साथ साथ फिर हमने हिप्नोटिज्म का जैसा है जी सम्मोहन के बारे में, फिर वो लोगों को उसके बारे में हमने अवेयरनेस, वो हमको बहुत काम में आया कि जैसे हम सम्मोहन का हिप्नोटिज्म का प्रयोग करते हैं और हम आंख में लाके बताते हैं नॉर्मल लेडी को कि भाई तुम्हारे आंख में भी देवी आ रही है, ऐसा बोल के वो देवी जैसा घूमना चालू कर देती है। तो लोगों को मालूम पड़ा कि अरे देवी जब हम ला सकते हैं तो इसका मतलब सच्ची देवी आती है क्या आंख में। तो वो लोगों का अवेयरनेस हुआ कि नहीं ये तो ऐसे ही है। फिर बहुत सारे मतलब कानों में आवाज़ आना, हम ला सकते हैं, बड़ा बनना है तो उसको लगता है कि अपन बड़े बने, अमिताभ बच्चन बड़े, ऐसा उसको लगता है। तो ये सब जो पूरी मानसिक बीमारियां जो है वो हम लोगों में पैदा कर सकते हैं बाय हिप्नोटिज्म। तो वो लोगों को लगा कि ऐसा पैदा हो सकती है बीमारी तो निकाल भी सकते हैं फिर। तो बिल्कुल तो वहाँ से फिर लोगों का सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। मैं जानना चाहूँगी हिप्नोटिज्म के बारे में, क्योंकि लोगों को भी बड़ी सारी गलतफहमी है इसके बारे में कि हिप्नोटिज्म का हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट निगेटिव है नहीं। एक्चुअली देखो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कंसेप्ट आपको पता है जी। सब हिप्नोटिज्म जो है सम्मोहन, ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सजेशंस देके, सूचनाएं देके, विजुअलाइजेशन करवा के, इमेजिनेशन करवा के सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो उसमें हम सामने वाले के जीवन में बदल कर सकते हैं। जैसा किसी को रास्ता पार करने का डर है, रास्ता नहीं पार कर सकता, किसी को ऊंचाई पे जाने का डर है, किसको पानी का डर है, किसको अकेले बैठने का डर है, किसको ऐसा लगता है कि अपने को अटैक आ जाएगा, पैनिक अटैक आ जाता है कि भाई मेरे को अटैक आ जाएगा, उसका डर, किसको फिट्स आती है, मानसिक बीमारियाँ हैं, तो ऐसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में ही बीमारी तैयार होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड का परिवर्तन करना, और एक तरीके थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी एक थेरेपी है कि जिससे पेशेंट अच्छा हो जाता है, तो उसको हम इस्तेमाल करके लोगों को अच्छा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो हम उससे कोई गलत काम भी तो करवा सकते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? गलत काम होता नहीं है, एक्चुअली हिप्नोटिज्म को बदनाम किया गया जी। गलत काम होता ही नहीं है, क्योंकि गलत काम यदि कोई करता है तो वो हिप्नोटिज्म के नाम पे खपाया जाता है कि वो हिप्नोटिज्म किया, मालूम ही नहीं पड़ा वगैरह। ऐसा गलत काम होता ही नहीं है, क्योंकि हिप्नोटाइज करने के बाद में भी उसका कॉन्शियस माइंड जो है उसको मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना। मतलब इवन हम जब हिप्नोटाइज करते हैं
तो लोगों को ये पता है, मतलब उसके हाथ में मैंने चक्कू दिया कि जाके मार दे किसको, तो मारेगा नहीं। या हिप्नोटाइज करके उसको बोला कि ऊपर जाए टेरेस पे और कूद मार, तो कूद मारेगा नहीं, कि उसको मालूम रहता है कि ये नहीं करना करके। तो ऐसा हिप्नोटाइज करके ऐसा होता नहीं है। लोग जो है उसका फायदा मतलब वो कर देते हैं और हिप्नोटाइज नाम पे वो छप जाता है, छप जाता, मतलब छप जाता है कि अपनी गलती छुपाने का वो एक छुपाने के लिए है। मुझे मालूम ही नहीं, कोई तो भी आया मंगलसूत्र निकाल लिया, गले का पैसा लेके गया, कैसा हुआ मालूम नहीं, हिप्नोटाइज किया, ऐसा बोलते, ऐसा होता नहीं रहता है। बिल्कुल। लेकिन सर जैसे अपना किसी भी एक पेशे में होते हैं, तो आपने अपने डॉक्टरी पेशे में इतने साल दिए, इतने पैशन के साथ आप इस चीज़ में आज भी अपना काम कर रहे हो, लेकिन हमने देखा है कि अकोला शहर में जितने डॉक्टर्स हैं, कई सारे लोगों में ये भी कहा जाता है कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन भी है, आप एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है। हम इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें आपने फॉलो की अपने लाइफ में, या अपने काम में अपने क्या नयापन लाया जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली भी सक्सेस रहे हैं। ये देखो, एक ही बात रहती है हरदम कि भाई फाइनेंशियल सक्सेस किसको चाहिए, तो फाइनेंस के तरफ देख के फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलता, मतलब पैसे के तरफ देख के। पैसा जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट है, हम जो काम करते हैं उसका, इससे बाय प्रोडक्ट जी। मैं काम शिद्दत से करता हूँ, पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, वो यदि बोर्ड जो स्कोर बोर्ड है वहाँ देख देख के बैटिंग करेगा तो आउट हो जाएगा। स्कोर बोर्ड आप ही आप हिलता है, तो विराट कोहली का काम एक ही है कि आया हुआ जो बॉल है उसको कोने पे लगने देने का नहीं है, स्लिप में क्या जाने को नहीं होना, वो सेंटर में लेना और जितने दूर मार सकते उतने दूर मारना, या जमीन से लग के मारना, उसका फोकस वहाँ रहता है। वैसा हमारा फोकस है कि पेशेंट जो आया हुआ है उसको अच्छा करना, वो ठीक कैसा हो जाए, पैसा रहो या नहीं रहो। मैंने तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आते कि नहीं पैसा नहीं, चलो आ जाओ भर्ती हो जाओ, शॉक ट्रीटमेंट ले लो। अभी शॉक का ऐसा है कि लोगों को बहुत गलत फहमी आती है, हमने वो दूर किया तो शॉक ले लो, पेशेंट अच्छा हो जाता है। जो अच्छा हुआ वो 10 लोगों को बोलता है कि भैया जाओ उनके अच्छा हो जाएगा। तो वो है, पैसा ऑटोमेटिक आता है, पैसा लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। पैसा जो आता है वो कुछ आप जब काम करते तब आता है जी, तो काम अच्छा करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। क्या बात है सर। लेकिन जैसा हमने सुना है और कई बार आपको देखा भी कि आप कई सारे बिजनेस क्लब्स होंगे या फिर सोशल एक्टिविटीज़ वाले क्लब के साथ भी एसोसिएट होते हैं, तो क्या ये चीज़ें भी है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं? जैसे लैंडमार्क है, YBC है, आप लॉयंस क्लब में भी एसोसिएट है, तो कि ये चीज़ें भी आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट नहीं करती है। देखो क्या होता है कि ये तो सोशल क्लब्स है, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, बाकी यंग इंडिया बिजनेस क्लब जैसे हमने क्लब स्थापन किया वो एक बिजनेस क्लब है जी। वो सपोर्ट करती नहीं करती डेफिनेटली, क्योंकि वो उसके लिए तैयार किया है जी। बिजनेस क्लब कोई भी, जैसा सैटरडे क्लब है, यंग इंडिया बिजनेस क्लब है, BNI है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स है कि जो बिजनेस बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग करना, आपस में मेलजोल करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और अपना बिजनेस बढ़ाना जी, उसके लिए वो है। लैंडमार्क जो है वो तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है, एक रिलेशनशिप प्रोग्राम है जी सर। तो उसमें वो कोई बिजनेस में काम करता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर इस तरह के क्लब्स क्या नए एंटरप्रेन्योर्स या हम जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? ये देखो, फ़ायदेमंद क्लब होते कि नहीं होते वो बात अलग है, अपने को करने की इच्छा है क्या जी, वो महत्व का है। देखो मैंने आपके हाथ में पिस्तौल दिया, रिवॉल्वर दिया, मगर आपकी मारने की इच्छा नहीं तो रिवॉल्वर काम का ही नहीं है। तो कोई भी आप क्लब में जाते हो, वहाँ मेंबरशिप लेते हो, कुछ अपनी इच्छा होना चाहिए। जो ऐसे बहुत लोग हैं जो क्लब में जाते नहीं, आते नहीं, घर बैठे बैठे, और बहुत सारा बड़ा बिजनेस उन्होंने किया हुआ है जी, है ना। तो क्लब क्या है कि ये क्लब सेकेंडरी है, आपने अपने खुद की इच्छा है कि नहीं है, खुद का इच्छा है क्या, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने की इच्छा है कि नहीं है। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी का सेंटेंस मुझे जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम बिग तो यू हैव टू सर्व मोर एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करो, कम से कम दाम में सर्व करो, कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सर्व करेंगे, ये दिमाग में रख के तो डेफिनेटली आप बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर लोग क्या करते हैं कि नहीं हम ज़्यादा फी करेंगे तो फिर कम पेशेंट आएंगे। हमारा है कि ज़्यादा कम फी करो, लोगों को सर्व करो, ज़्यादा रीच करो जी, ज़्यादा रीच करेंगे तो लोग आएंगे, पैसा तो आएंगे, पैसा क्यों नहीं आएगा, हम अच्छा काम करते तो। दूसरा ये जो आपने बिजनेस का कहा, वो जो है कि वो लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक्चुअली बिजनेसमैन है नहीं, लोग है एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। मतलब पान शॉप पे एक बैठा हुआ है, वो खुद ही पान लगाता है, वो खुद ही पैसा जमा करता है, सब अकेले ही काम करता है। दुकानदार जो है वो खुद ही अपना शटर खोलेगा, खुद गल्ले पे बैठेगा, तो वन मैन शो रहता है या 2-3 लोग अपने हाथ के नीचे रहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं, इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसमैन वो होता है कि वो काम नहीं करता, पहली कंडीशन। बिजनेसमैन का एक ही काम होता है
कि बिजनेस को बड़ा कैसे करना, उसके ऊपर फोकस करना। और बिजनेसमैन ये जो है, ये लोगों से काम करवा के लेता है, वो बिजनेसमैन है। जो काम करता है वो वर्कर है, वो बिजनेस में। जो खुद काम कर रहा है वो वर्कर है, जो काम नहीं करता वो बिजनेसमैन है। क्या बात है। तो बिजनेसमैन का काम क्या है? रिस्क लेना, फाइनेंस उपलब्ध करवाना बिजनेस के लिए, ग्रो कैसे करना वो देखना, पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करना, नई नई टेक्नोलॉजी लाना। तो दिमाग का काम बिजनेसमैन करता है। बिल्कुल। लेकिन सर, जो अभी नए यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए क्या चीज़ें, बेसिक क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि क्या फंडे हो सकते हैं, क्या आप मंत्रा दे सकते हैं इन लोगों को कि इस ये पॉइंट्स है कि इसकी वजह से आप बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो या उसको बढ़ा सकते हो? पहले ऐसा है कि उसकी विल है क्या, विल, स्ट्रॉन्ग विल, जिसको बोलते हैं इंटेंशन। लोगों को क्या है, आजकल चाहिए जल्दी पैसा, है ना। लोगों को चाहिए इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट आइसक्रीम, सब इंस्टेंट है लोगों को, है ना। तो इंस्टेंट कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता। जो भी कोई बिजनेस चालू करना चाहता है तो मैं बोलता हूँ भी 1000 दिन आपको बिजनेस चलाने की तैयारी है क्या? आपको 1 रुपया भी नहीं मिला तभी, है ना, 1 रुपया भी नहीं मिला तभी 1000 दिन आप चला सकते क्या? घर से पैसा लगा के चला सकते क्या? जो बिजनेस को लगता है हर महीने में उतना पैसा आप घर से ला सकते हैं क्या और चला सकते क्या? तो बिजनेस चालू करो, नहीं तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वही कि खुद झाड़ू मारेंगे, खुद दुकान खोलेंगे, फिर उसमें खर्चे नहीं है, फिर धीरे 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 बढ़ेगा। तो वो है कि भाई इंस्टेंट के पीछे नहीं जाना, क्योंकि इंस्टेंट इज नेवर कांस्टेंट। 3 साल तैयार रहने को होना कि भाई 3 साल अपने को मतलब सस्टेन करना है ये बिजनेस में, कुछ भी हो जाए। और फिर आज तो ऐसा है कि सोशल मीडिया है, इतने नए नए स्टार्टअप तैयार हो, इतनी नई नई आइडिया आ रही है ना। तो ये सब यदि लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्रिएटिव क्या करूँ, नया क्या करूँ, तो ऐसा नहीं रहा कि पहले कैसा रहता था कि 10-15 साल के बाद में आप अमीर बनेंगे। आज तो ऐसा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप साल, 2 साल, 3 साल में तो कहीं कहीं निकल जाएंगे। आप अपने सामने जोमेटो आए, अपने सामने ओला उबेर आए, अपने सामने ओयो आए, ये 6-7 साल की जर्नी आज मल्टी मिलियनर बन गए। क्या बात है ना। 8-10 साल कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। ये कंपनी आई तो बिल्कुल। लेकिन सर, आपने भी सोशल मीडिया या नई चीज़ों का आपने खुद को हमेशा अपडेट रखा है। यूट्यूब की आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? यूट्यूब में ऐसा है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा कि भाई उसने यूट्यूब के अपने वीडियो डाले जी। तो मैंने उसको पूछा, तो बोले ये कैमरा में एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था मैं, उनका नाम भी है वेद करके, उनका नाम है, उनका नाम लूँगा क्योंकि उन्होंने चालू किया तो बताया मुझे, तो उनकी तरफ ये जाएंगे वीडियो तो अच्छा उनको मैं भेजूँगा। तो उनका वर्कशॉप मैंने NLP का किया, वेद उनका नाम है, वेद प्रकाश, तो उनका नाम मतलब, तो वो उनके वो मुझे मतलब जो वर्कशॉप कर रहे थे वो शूट कर रहे थे। मतलब अभी क्या करेंगे शूटिंग का? बोले शूटिंग का अभी इसके टुकड़े करके डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो उन्होंने उनका चैनल भी बताया यूट्यूब का, मेरा चैनल देखो, बोले ऐसा, मतलब इतना आसान है, ठीक है। फिर मैंने वहीं से ऑर्डर दे दिया, मतलब भाई कैमरा खरीद लो 1 सोनी का। और जैसे मुंबई से अकोला आया तो शूटिंग किया, मगर अभी उसको एडिट कैसे करना मालूम नहीं। फिर जिनको थोड़ा बहुत मालूम था उनको लाया, फिर हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ लोगों को पूछा एडिट कैसे करना, वेद सर को पूछा कि भाई एडिट कैसे करना है, ऐसा करके, और फिर एक डाल दिया तो उसको 50 व्यू आए। तो मैंने बोला यार एक कोई भी प्रोग्राम अपन करते हैं तो 50 लोग जमा करना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप उस समय तो मतलब ज़्यादा नहीं था, हॉल बुक करो, माइक लाओ, लोगों को जमा करो, एडवर्टाइजमेंट करो, कितने लोग आएंगे मालूम नहीं, एंड टाइम में बारिश आएंगे, एंड टाइम में कुछ होगा, उस दिन त्यौहार होगा। तो 50 लोगों ने देखा। मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल करना, बहुत सब्सक्राइब करना, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा था कि अपने को जो ज्ञान है वो लोगों को देना है, लोगों को साइकेट्री के बारे में, मनोविकार के बारे में अवगत करवाने का है। तो 50 लोगों को ज्ञान मिलाओ, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो जैसे डालते गए लोग देखते गए। और तो सर ये आपके लिए भी मतलब एज अ बिजनेस भी आपको बेनिफिशियल रहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से। ओके। क्योंकि मेरा क्या हो गया कि जैसा मैंने बताया, फिर मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर एक वीडियो डाला, प्री मैरिज रिजैकुलेशन के ऊपर वीडियो डाला, क्योंकि वो साइकेट्रिक इलनेस है, लोगों को मालूम नहीं कि मानसिक बीमारी है। वो वीडियो बहुत चले, मतलब अभी लोगों को ये चाहिए, फिर वो डालो। तो ऐसे डालते गए था सेक्सोलॉजी के, मतलब सेक्स मेडिसिन, सेक्स ट्रीटमेंट की वीडियो बहुत चलते हैं, मगर उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। ओके। लोग पसंद नहीं करते एडवर्टाइजमेंट, है ना। यूट्यूब भी बैन करता है, तो मुझे इनकम कुछ नहीं यूट्यूब से। ओके। हाँ, मतलब मेरा जो मकसद है कि भाई लोगों को ये जो सेक्स के बारे में टैबू है, बात नहीं करना। आज कितने सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों के साथ में बात नहीं करते हैं, कर सकते हैं या करते नहीं है, वो क्या करते हैं, यूट्यूब का मेरा वीडियो बताते बेटे को, देख ले बहन, सीख ले सेक्स के बारे में, क्योंकि वो बोलते हैं हम बात नहीं कर सकते, कैसा बोलना अपने घर में बच्चों को, तो वो बता देते।
सर अभी आपने जो बात बोली है कि ये इट इज़ अ टैबू, सेक्स एजुकेशन आजकल ज़रूरी भी है, और दूसरी एक चीज़ है कि बच्चों को बहुत जल्दी एक एक्सपोजर भी मिल जाता है, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहती हूँ इस बारे में कि इस सेक्स एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, बच्चों को कौन सी एज में ये चीज़ें अवगत करानी चाहिए? देखो, जैसा ही मतलब लड़का पुरुष बनता है या लड़की जो है वो स्त्री बनती है, 14 आजकल तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। आजकल तो मैं सुनता हूँ 9-10 साल की लड़की तो उसको एमसी चालू हो जाती है, लड़का 13-14 साल का है तो उसको सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो जाते हैं। तो जैसे उनको ये तैयार हो जाएंगे, आप सिखाओ मत सिखाओ, बच्चे तो सीखने वाली है, बिल्कुल। वो तो फिर चुप चुप के सीखेंगे, और उल्टा चुप चुप के सीखेंगे तो गलत रास्ते सीखेंगे, गलत उनको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आज पॉर्न वीडियो देख के कितने सारे पेशेंट बन जाते हैं और फिर मेरे पास में आते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन बराबर नहीं है। तो एजुकेशन देना जरूरी है, बिल्कुल। और कई स्कूलों में मुझे इन्वाइट किया जाता है कि भाई बताओ सेक्स एजुकेशन दो, क्योंकि आप दो नहीं तो वो तो सीखना ही उन्होंने, वो तो नेचर है, नेचर चुप बैठेगा नहीं, आप नहीं सिखाएंगे तभी नेचर तो चुप बैठने वाला है नहीं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बारे में लोगों ने बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, तो करना ही है। लेकिन सर जिस तरह से हम आपको देखते हैं या बाहर जिस तरह का आपका एक ऑरा है, हमेशा हर कोई जानना चाहते हैं कि आप इतने सक्सेस कैसे हो, क्योंकि आप स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को इतनी सारी फ्री सेवाएं भी देते हैं। इसके अलावा आप एक बैंक भी बहुत अच्छे से चलाते हैं, सन्मित्र अपनी बैंक भी है, तो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखो, सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमने जो स्थापन किया ना, तो ऐसा था कि मुझे खुद को हॉस्पिटल बांधना था जी, तो मुझे लोन मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम गई, है ना। उस समय क्रेडिट स्क्वीज था, इट वाज इन 1991-92 की बात होंगी। मतलब कोई भी बैंक की तरफ जाएंगे नहीं, हम लोन नहीं दे सकते। आज तो हर बैंक अपने को फ़ोन कर करके बोलती है कि हमको हमारा लोन लो, हमारा लोन लो, है ना। उस समय तो कितने, तो मुझे उस समय महाराष्ट्र बैंक के, मुझे याद नहीं, अभी मेरे ख्याल से बंगाली साहब थे, तो ऐसे हम लायंस में मिले थे, तो उन्होंने IMA हॉल में खड़े रह के, हमारी एक मीटिंग थी, वहाँ आए थे वो गेस्ट करके, तो उन्होंने IMA हॉल में खड़े रह के बाहर खाना खा रहे थे, बोले आपका लोन पास हो गया 5 लाख का, हॉस्पिटल बांध लो। बोले ठीक है, तो लोन दिया, मैंने हॉस्पिटल बांधा। मगर मैंने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर होने के बाद में भी इतना प्रॉब्लम है, तो अपन बैंक ही चालू कर देते। तो मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अपन ने अपने चालू कर देना, ताकि प्रॉब्लम नहीं आने को ना। क्या बात है। मगर वो RBI की परमिशन नहीं मिलती थी। फिर एकदम सडनली न्यूज़ आ गई 1998 में कि अभी RBI हैज़ बिकम लिबरल, कि भाई अभी RBI कोऑपरेटिव बैंक का खोलने के लिए परमिशन देने वाली है। तो जैसे ही उन्होंने वो बोला था, हमने अर्जी किया जी, और 1998 में हमको बैंक की परमिशन मिली। क्या बात है। और हमने चालू किया बैंक। तो सर अभी कितने ब्रांचेस है अपने, और किस तरह से? अभी 4 ब्रांचेस है, जैसे अकोला में है, रामदासपेट है, तिलक रोड, कोलखेड़ और कारंजा। और अभी हम जल्दी ही वाशिम खोलेंगे, ऐसा प्लान है, 5वीं ब्रांच, तो वही वाशिम खुलने वाले हैं। जी तो सर, मैं ये नाम के बारे में भी जानना चाहूँ, सन्मित्र कैसे सोचा? क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे का नाम अमोल है। अमोल है, हाँ जी। तो सन्मित्र नाम कैसे आया? नहीं, कुछ लोग साथ में हम बैठे थे जी, और सब लोगों ने, मैंने बोला कि भाई बैंकों का ऐसा प्रॉब्लम है, अपन बैंक चालू करेंगे, तो सब लोग तैयार हो गए। फिर नाम क्या रखना, नाम क्या रखना, बोले सब मित्र मंडली है तो सन्मित्र। हाँ, क्या बात है। तो ऐसा, बाकी कुछ उसका ये नहीं कि सब लोग मिलके सब स्थापन कर ली। जी सर, बहुत बढ़िया। सर आपने जो बोला कि फ्रेंड सर्कल है, आप बहुत लोगों के साथ सोशली अटैच हैं, आप एक बार इलेक्शन में लड़ चुके हैं, और अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा चल रही थी कि शायद आप इलेक्शन में फिर से एक बार अटेम्प्ट करने वाले थे, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, इलेक्शन का देखो ऐसा है कि वही जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ गया वहाँ मैंने सोचा कि अपन कुछ तो भी कर सकते हैं यहाँ जी, है ना। कि जैसा मैं यहाँ आ गए तो प्रैक्टिस जब चालू करना था, तो उस समय ऐसे था कि भाई अर्जी करने के लिए मेरी मिसेस को पोस्ट चाहिए थी लेडी हार्डिंग में, तो नहीं आपको पोस्ट नहीं मिल सकती। तो वहाँ के अभी नाम नहीं लूँगा मैं, और उस समय जो अधिकारी थे उन्हें पोस्ट नहीं मिल सकती बोले। तो मैं फिर गया उधर मुंबई, वहाँ अभी ये नाम लूँगा कि उन्होंने मेरे को ओबलाइज किया, हजरा साहब थे अकोला के मिनिस्टर, उनके पास में गया, तो उन्होंने एक झटके में वहाँ लिख दिया कि आप जाओ उनको मिलो। तो उनका एक लेटर लेके मैं आया और अपॉइंटमेंट दे दिया। मैंने बोला पॉलिटिक्स में ऐसा भी होता है कि भाई पॉलिटिकल आदमी रहा तो फिर अपन पॉलिटिक्स में भी जाएंगे ताकि अपन डिफरेंस कर सके ये सिस्टम में जी। तो इसलिए फिर हमने 1990 में जब मैं बाला साहब ठाकरे को मिला जी, तो उस समय प्रकाश परांज पे थे, तो प्रकाश परांज पे अकोला के इंचार्ज थे, उनको मिला और मैंने बोला कि मेरी इच्छा है ऐसा। तो बोले ठीक है, हमको तो एजुकेटेड लोग चाहिए, बिल्कुल। और जो मैंने इरादा बताया, बोले लड़ो आप।
बिल्कुल सर। तो उस समय से लेके आज के समय तक अभी भी जब विधानसभा के इलेक्शन चल रहे तब भी हम ऐसा सुन रहे थे कि शायद आप फिर से अटेम्प्ट करेंगे, तो आप तो हमेशा से शिवसेना से जुड़े रहे थे, ऐसी क्या चीज़ थी उस पार्टी के बारे में जो आपको अच्छी लगती थी? नहीं, शिवसेना का ऐसा था कि वही व्यक्तिगत संबंध करके मैं वहाँ गया था। एक्चुअली देखा जाए तो पार्टी करके गया नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रकाश परांज पे अच्छे हमारे संबंध हुए थे, मित्र परिवार था, डॉक्टर जगन्नाथ ढोणे थे उस समय, उनके साथ में थे। तो फिर हम बस ऐसा था कि भाई चलो, और अच्छी पार्टी है, और वहाँ मतलब ऐसा इजी अप्रोच था। इवन बाला साहेब ठाकरे की तरफ भी जाना बोले तो ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं था। तो फिर अपन टॉप जो लीडरशिप है वहाँ भी जा सकते हैं, और उनका इरादा, उनका भाषण, उनका कॉन्टेक्स्ट, ये सब करके हम आकर्षित हुए कि नहीं भाई अच्छा यहाँ कर सकते हैं करके। हिंदुत्व का जो मुद्दा था उन्हें लेके उस समय चल रहे थे, जी, तो उस समय मैं अट्रैक्ट हो गया सर, वो हिसाब से। बिल्कुल सर। लेकिन अभी इस तरह की कोई पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में नहीं है, तो क्या अभी आपको कोई तकलीफ होती है उसकी वजह से, या फिर अभी कोई काम आपके इजी हो जाते हैं? क्या एग्जैक्टली अभी सिचुएशन नहीं, तब से मैं शिवसेना में था ही, मतलब अभी तक भी था जी। और अभी जैसे ये शिवसेना का जैसा स्प्लिट हो गया, तो उसमें हमारे मित्र है गोपी किशन जी बाजोरिया, अभी वो शिवसेना के उपनेता है जी। तो अभी उनके साथ में मैं हूँ, तो अभी भी शिवसेना में हूँ तब से 1990 से, और अभी भी एकनाथ जी शिंदे उनके साथ में हूँ, मतलब जब बाजोरिया साहब के साथ में तो उनके साथ में है, और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, तभी भी मैं संबंध रखता हूँ सबके साथ में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना है, मेरे बीजेपी के सभी आमदारों के साथ में, खासदारों के साथ में अच्छे संबंध है ना। इधर रिपब्लिकन पार्टी हो, प्रकाश जी आम्बेडकर उनके साथ में संबंध है, कांग्रेस लोगों के साथ में साजिद भाई पठान है आमदार के, उनके साथ में संबंध, मतलब संबंध सबके साथ में, कोई प्रॉब्लम जी सर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है सर। सर लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, इतनी सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, और इतनी मेहनत से और इतनी लगन से आप सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि अपने फैमिली के लिए आप किस तरह टाइम मैनेजमेंट करते हैं? देखो क्या होता है कि फैमिली के लिए टाइम जब वो मांगते तब देने का नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मांगने के बाद में अपन फ्री है कि नहीं है, ये सवाल आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सब शेड्यूल करते रहता हूँ। क्या बात है। मतलब अभी समझो, मेरे पत्नी ने बोलना कि आज हमको शाम को मूवी जाना है क्या, और मैंने बोलना नहीं जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैक हूँ गई तभी। इसे जब मैं देखता हूँ कि मेरा स्लॉट कौन सा खाली है, और उस समय अपन ने प्रोएक्टिवली बोलना है कि अपने को जाना है। बिल्कुल। ताकि वो भी मतलब काम हो जाता है, उनको भी लगता है कि ठीक है घर में टाइम दे रहे हैं, और ऐसा भी लगता नहीं कि अपन गए नहीं मूवी या कहीं बाहर गए नहीं, तो प्रोएक्टिवली करना पड़ता है। जैसा मेरा भाई मेरे पास में आता है और मैं बोलूँ मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो वो कितने बार आएगा, क्योंकि वो उनकी तब अपने को टाइम है, तो अपन ने उनको फ़ोन करना है कि भाई मैं खाली हूँ, अभी बात कर सकते क्या। बिल्कुल। तो ऐसे शेड्यूल करते हैं तो सब काम हो जाते हैं, मगर लोग शेड्यूल नहीं करते। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आजकल की जनरेशन भी हम देखते हैं, स्टडीज़ हो गया या जो जॉब भी कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, किस तरह से अपनी शेड्यूल करनी चाहिए सबने? जो अपनी प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ क्या है पहले डिसाइड करना होगा कि अपनी प्रायोरिटी क्या है जी। टाइम नहीं है मेरे पास में, ये लोग झूठ बोलते हैं कि टाइम कैसा नहीं है, टाइम तो सबके पास में, टाइम सबको 24 आवर्स है। हाँ, यहाँ बोलो कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ओके, मेरी प्रायोरिटी वो नहीं, मेरी प्रायोरिटी अभी है, बाकी टाइम तो है, फिर मैं ये टाइम को बाजू रखता हूँ, ये काम को बाजू रखता हूँ, ये काम पहले करता हूँ। फिर हम क्या बोलते हैं, मेरे को टाइम नहीं है, टाइम नहीं, आपकी प्रायोरिटी है। तो जो प्रायोरिटी है उसको दिन सवेरे सवेरे जैसा आपको टाइम मिलता है, सवेरे आप फ्रेश रहते हैं, शुरुआत करते हैं काम की, एनर्जी अच्छी रहती है, तो जो डिफ़िकल्ट काम है, जो प्रायोरिटी वाले सवेरे निपटा लो, तो वो सवेरे काम हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि 80% वर्क जो है, 80% वर्क वो ज़्यादा महत्व के नहीं रहते, महत्व के रहते 20%, 10 में से जी। वो पहले निपटा लो। तो उसको एक इंग्लिश में कहावत है कि ईटिंग द अगली फ्रॉग फर्स्ट, मतलब गंदा मेंढक जो है उसको पहले खा लो। गंदा मेंढक पहले खाना है, मतलब अपने को जो अच्छा लगता नहीं मगर इम्पॉर्टेंट है, सवेरे सवेरे जल्दी कर लो, जब सवेरे एनर्जी भी रहती है, काम टाइम में रहता, फटाफट करो तो काम हो, बाकी फिर जो है वो बाजू रखो। और फिर लोगों का टाइम कहाँ जाता है, गॉसिपिंग ज़्यादा जी सर, है ना, गॉसिपिंग करना, टाइम पास करना। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने क्या करना चाहिए, वो हमारे बाजू का पान टपरी वाला अच्छा बोल सकता है ना, कि उन्होंने क्या करना चाहिए। हमको टाइम ही नहीं है कि मोदी जी ने क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने क्यों बताना मोदी जी ने क्या करना चाहिए। सर आपने अभी बोला था कि आप आपकी मम्मी के साथ रहते हैं, जनरली लोग बोलते हैं कि माँ मेरे साथ रहती है लेकिन आपने जो सच में जवाब दिया ये सबके लिए बड़ा इंस्पायरिंग है सर। तो क्या अभी भी उसी घर में हैं जहाँ पे मम्मी पापा ने शुरुआत की थी? नहीं,
वो जो हमारा पुराना घर था, जो हमको पिताजी से आया था, ग्रैंडफादर से, तो उसके सामने भी हमारा हॉस्पिटलर घर है जी। पर वो घर जो पुराना जो हमारा मकान है वहाँ भी वही वैसी है। तो हमने क्या किया है कि भाई ये हॉस्पिटल में लोगों को जिनको पुराता नहीं है, एकदम गरीब लोग है, हाँ गरीब लोग है, तो हमने एकदम कम दाम में वहाँ रखते हैं क्योंकि पुराना मकान है, फिर वहाँ रहो, फिर आपको दवाई शॉक ट्रीटमेंट जो भी रहना है एकदम कम दाम में, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाले जो है वहाँ रहते हैं। मगर अभी वो भी कम हो गया क्योंकि अभी तो हमारे पास में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना आ गई, तो अभी हमने पूरा ही फ्री कर दिया। पहले तो भी कम दाम में वहाँ रखते थे, अभी वहाँ भी लोग रहते नहीं क्योंकि अब तो फ्री अवेलेबल है जी। तभी भी जो लोग बोलते कि नहीं हमको यहीं रहना है आपके साथ में और वहीं रहना है, तो वो वहाँ रहते। तो हमारे 3 टायर सिस्टम है, एक है टोटली फ्री, एक है थोड़ा पैसा और थोड़ा और ज़्यादा पैसा, ऐसी चीज़ हमारे यहाँ है। 3 हॉस्पिटल अलग अलग। वेरी नाइस सर, है ना। और वही जो मकान है वहाँ फिर हम मेडिकल है, मेरे भाई ने वहाँ शुरुआत की छोटे से मेडिकल से जी। और आज वो पूरे देश भर में उनका मैन्युफैक्चरिंग है, फिर सप्लाई है, और बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, मेनली साइकेट्री और बाकी जनरल भी। उनका शतायुषी हेल्थ केयर करके ब्रांड है जी जी जी, और उसमें वो काफ़ी सारा काम करते हैं सुभाष जी सर। ये बहुत बड़ी बात है और शायद जिन लोगों को पता भी नहीं होगा, आज आपकी वजह से ये चीज़ उन लोगों को भी पता चली है। सर इसी के साथ साथ अभी अब मैंने जैसे बोला कि आप हमेशा अपडेट रहते हो, तो इंस्टाग्राम पे भी आपके नए नए चैनल्स आते हैं, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। हाँ, इंस्टाग्राम का मैंने ऐसे ही, लोग सब बोल रहे थे कि इंस्टा पे जाओ, तो मैंने अभी हमने और एक बिल्डरशिप भी चालू किया था। तो उसमें मैंने 8 डुप्लेक्सेस तैयार किए, तो वो चालू करने थे, तो वहाँ एक शूटिंग निकाला, डाल दिया इंस्टा पे, तो इतने लोगों ने देखा हो। और इतना आप कभी मॉडल क्यों नहीं यूज करते? आप खुद ही सर मॉडल बन जाते हैं उसमें। तो इतने लोगों ने देखा, फिर बोला यार बहुत लोगों ने देखा जी, तो फिर वहाँ से इंस्टा की जर्नी चालू हो गई। क्या बात है ना, कि चलो ये अच्छा है लोगों तक पहुँचने का, कि लोगों को इंटरेस्ट है। फिर उसमें फिर मेरा मेन वही है कि भाई हमको थोड़ी बताना है कि एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, फिर वही है कि एजुकेशन मैंने उसमें लाया। तो एक चैनल जो मैंने किया कि मानसिक बीमारियां ज़्यादातर मैं उसमें डालता हूँ, एक चैनल में इंस्टा के, और दूसरा जो चैनल है उसमें सेक्स की जो बीमारियां वो डालते हैं। ऐसे 2 अलग अलग चैनल किए ताकि जो अपना टैबू है कि नहीं वो देखना नहीं, तो वो एक लोगों का टैबू दूर होने के लिए फिर मैं एक अलग किया कि जिनको वो टॉपिक की रुचि है वो टॉपिक वो चैनल है, ये टॉपिक मतलब ये चैनल है। ऐसे 2 चैनल है, करीब 1 लाख के ऊपर एक चैनल में है और दूसरे चैनल में 60,000 के ऊपर फॉलोअर्स है। क्या बात है सर, मतलब आपने जो बोला कि जो चीज़ नहीं आती बस उसी में चले जाओ, तो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप इन्फ्लुएंसर्स खुद ही बनना चाहते होंगे, सो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं सर इसके माध्यम से। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बोला था, जिस वजह से आप पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे थे, अपनी वाइफ के बारे में, हम देखते हैं कि आपकी 2nd जनरेशन भी अभी आ चुके हैं इसमें, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइए। अभी हम क्या है कि मैं मेरे माँ के साथ में रहता हूँ, मतलब हम सभी लोग। अभी 92 ईयर्स की मदर है, वो अभी भी काम करती है। मेरी पत्नी जो है वो एनेस्थेटिस्ट है, वो अभी भी प्रैक्टिस करती है। नो शी इज़ ऑल्सो 67, 68। और मेरा बेटा है एक, तो वो साइकियाट्रिस्ट है, उसकी मिसेज जो है वो साइकियाट्रिस्ट है, तो हम तीनों साइकियाट्रिस्ट यहाँ काम करते हैं। और मेरी बेटी है वो साइकियाट्रिस्ट है, मतलब चौथी हमारे घर में, और वो थाना में है। वो थाना का हमारा जो है वो इंडिपेंडेंटली वहाँ मैनेज करती है। वेरी नाइस। और यहाँ का हमारा जो हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, और अभी हमको रिसेंटली जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो है उसमें एम्पैनलमेंट मिला है सन मित्र हॉस्पिटल को। वाह। तो अभी क्या है कि मानसिक बीमारियाँ अभी फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है लोगों को, सभी तरह की मानसिक बीमारियों का, स्पेशली जो सीरियस बीमारियाँ हैं, साइकोसिस है, डिप्रेशन है, उसके लिए। जी सर, अभी जो अपना अकोट रोड पे भी आपका जो बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल चल रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज है और क्या अगर किस तरह की बीमारियों का इलाज वहाँ पे किया जाता है? वहाँ क्या, अकोट रोड पे हमारे 2 हॉस्पिटल है एक्चुअली, एक है सन्मित्रा हॉस्पिटल है और दूसरा है वहाँ आशा किरण हॉस्पिटल जी। तो सन्मित्रा हॉस्पिटल में वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मतलब सभी तरह की सर्जरीज, ऑपरेशंस, इंटेंसिव केयर यूनिट सभी है। मगर ज़्यादा काम वहाँ साइकेट्री का होता है क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो वहाँ ज़्यादा पेशेंट साइकेट्री के आते हैं, मनोविकार के, और वो फ्री ट्रीटमेंट करके आते हैं। बाकी भी सभी तरह की सर्जरीज जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में सब फ्री है, तो वहाँ सब लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। और दूसरा जो है वो है आशा किरण हॉस्पिटल, वो एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ मानसिक बीमारी जिनको है वो पेशेंट को लोग घर में रखना नहीं चाहते हैं, उनको लॉन्ग पीरियड के लिए भर्ती करना चाहते हैं कि घर में बहुत तकलीफ दे रहा है, या फिर ट्रीटमेंट के समय वो हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते उसके साथ में, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है वो डूबती है। जी, तो भाई आप पेशेंट को लाओ हमारे पास में, रखो, हम उसका इलाज करेंगे, शॉक देंगे, अच्छा करेंगे,
और बाद में उसको लेके जाओ। बिल्कुल। तो वहाँ एक तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों भी, मगर बेसिकली वहाँ वो है कि वहाँ बिना रिश्तेदार हम पेशेंट को रखते हैं। अच्छा। लेकिन सर ये जो आपने बोला कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, दिन भर इस तरह के लोगों को देखने के बाद, एक घर जाने के बाद, आपको कभी भी इस तरह की डिप्रेशन वाला फीलिंग या कभी आप लो फील करते हैं? क्योंकि दिन भर इस तरह के लोगों के बीच में रहने के बाद ऐसा कई बार कहा जाता है कि पागल का डॉक्टर जो होता है उसके साथ मैनेज करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फैमिली को। लेकिन आपके घर में तो चारों लोग, मतलब आप चारों लोग साइकेट्रिस्ट हैं, तो किस तरह से आप खुद का मेंटल बैलेंस रखते हैं सर? खुद का देखो, वहाँ तो और एक बता रहा हूँ मैं कि वहाँ अल्कोहल के भी काफ़ी सारे पेशेंट वहाँ एडमिट है, जिनको शराब छोड़ने की है, व्यसन मुक्त होना है। तो वहाँ ब्राउन शुगर है, गांजा, ओह माय गॉड, शराब, ये सब वहाँ डी एडिक्शन के लिए लोग आते हैं जी। और हमारा खुद का जो है कि भाई मुझे पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने का है, मुझे उसको अच्छा करने का है। तो वो मुझे एट द बैक ऑफ द माइंड, मेरा कॉन्टेक्स्ट वो है कि मुझे उसको अच्छा करना है। तो वो रहा तो फिर मैं उसके साथ में जाऊँगा ना, ठीक है, उसका बुरा हो गया है या उसको प्रॉब्लम है, उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो मैंने थोड़ी इन्वॉल्व होना है। एक वो है। दूसरा जो है कि वो एक तो मेडिटेशन करना रेगुलरली जी, फिर सेल्फ हिप्नोसिस मैं करता हूँ, मैं सिखाता हूँ तो मैं भी करता हूँ सेल्फ हिप्नोसिस। फिर रेगुलर एक्सरसाइज है, मैं आज भी मतलब 7 से 10 किलोमीटर रोज चलता हूँ, 7 to 10 किलोमीटर्स डेली। क्या बात है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली है, बैलेंस डाइट है जी। तो सब करते हैं। और फिर जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूँ, तो लोगों के साथ में मिलना जुलना वो चालू रहता है जी। तो वो जब जैसा बोला जाता है कि एक सिम्बॉलिकली कि जैसा हॉस्पिटल से जब घर पे जाते हैं तो पूरा मैं ऐसा उतार के दरवाजे के बाहर रख देता हूँ और फिर घर में जाता हूँ, ताकि वो वहाँ का अंदर ले आने का नहीं है। क्या बात है ना। और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो घर का वहाँ लेके जाना नहीं है। जी सर, बिल्कुल है ना। सर, ये तो आप सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बात करें, लेकिन कई जगह आपके वर्कशॉप्स होते हैं, आप कई जगह जाते हैं एज अ स्पीकर भी बात करने के लिए, तो कहाँ पे आपने आज तक लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप कौन से शहर में गए? क्योंकि ये हमारे अकोला शहर के लिए की भी एक बहुत बड़ी प्राउड की चीज़ है कि एक अकोला शहर के कोई ऐसे पर्सन जो इस तरह की डिफ़िकल्ट चीज़ों के साथ डील करके बाहर जाके भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आपकी कई सारी स्पीचेस भी हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, शायद ऐसा कोई गांव नहीं होगा कि मैं वहाँ गया नहीं, महाराष्ट्र में तो भी एटलीस्ट जी। मतलब मुंबई पुणे से लेके मुंबई पुणे नासिक, क्या बात, अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं सॉरी, मुंबई पुणे नासिक है, फिर इधर औरंगाबाद, अहमदनगर, सभी मतलब इधर नांदेड़, इधर यवतमाल है, सभी तरह नागपुर, भंडारा, गोंदिया, सब तरह मतलब मैं जाते रहता हूँ जहाँ जहाँ लोग बुलाते रहते हैं। मेन उद्देश्य वो है कि लोगों को एजुकेट करना है ना। एजुकेशन लोगों को करना बहुत ज़रूरी है और वो करते हैं तो उसमें अपने को आनंद भी आता है। और मैंने स्पेशली वो हिप्नोटिज्म के शोज़ करके लोगों को एजुकेट किया। जी सर। फिर मैंने काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में भी लोगों को एजुकेट किया। फिर लैंडमार्क में हम जब थे तब रिलेशनशिप्स, वो प्रोग्राम बड़ा है, वो रिलेशनशिप का है, तो उसमें भी लोगों को बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लोगों का होता है। तो इसमें मतलब कोई ऐसा गाँव नहीं होगा, छोटा छोटा देहात होगा 5000 बस्ती का भी, तो मैं वहाँ गया हूँ। बाप रे। है ना। और लोगों को एजुकेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन इतनी लंबी जर्नी आप जब करते हो, आपने सेल्फ मोटिवेशन और अपने हेल्थ के बारे में भी आपने शेयर किया, स्पिरिचुअली आप चीज़ों को मानते हैं या कोई ऐसी सुपर पावर आप फील करते हो कि जिसके लिए जब हम कभी लो फील करें या कभी हम डिप्रेस मोड में जाएं, तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है? देखो ऐसा है कि ऐसी सुपर पावर वगैरह क्या है, अभी तो ये तो रिसर्च बताएगा। अभी साइंस में तो ऐसा कुछ मानते नहीं है जी। साइंस में क्या होता है कि मराठी में जैसे बोलते हैं बाप दाखो शब्द कर, है ना। जब कोई बोलता है कि आप गॉड में बिलीव करते हैं क्या, मतलब आप बिलीव करते नहीं करते, पहले गॉड बताओ है क्या, तो उसके ऊपर बिलीव करेंगे। तो ऐसी दिखने वाली, क्योंकि विज्ञान क्या मानता है, रैशनैलिटी है, रैशनल। तो किसी की भावना दुख जाती है, अपन कुछ बोलते हैं तो लेकिन इसलिए अपन ज़्यादा बोलते नहीं है। जिसे आप मानते होंगे कि यस, अगर मैं कभी रुक जाऊँ, कभी कंफ्यूज हो जाऊँ, कहीं डिप्रेशन में चला तो यस ये चीज़ है जो मुझे उससे निकाल लेगी बाहर। वो चीज़ है कि रैशनल थिंकिंग, कि भाई ये जो है, मैं यही पूछता हूँ कि भाई जो भी हुआ वो हुआ, अभी मुझे क्या करना है। वेरी नाइस। सो व्हाट, सो क्या हुआ, व्हाट, सो व्हाट, हो गया तो हो गया, एंड व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है जी। बस यही सुपर पावर है कि जो भी हुआ उसको कोई मतलब देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो भी हुआ वो हुआ।
समझो कोई कर्मचारी मेरा स्टाफ का लेट आता है जी, लेट आ गया तो हुआ क्या कि वो लेट आ गया, तो उसको चिल्लाना और उसको बोलना कुछ, उसके बदले वो क्या कर सकते हैं वो देखो ना, रादर देन वो लेट क्यों आया, उसको चिल्लाना भी लेट आ गया, चलो जो भी हो अभी क्या करना है। तो सर आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अरे गुस्सा आता है ना, और गुस्सा कभी कभी गुस्से का ड्रामा भी करना पड़ता है, वैसा नहीं गुस्सा आया तो जी जी क्योंकि नहीं गुस्सा किया तो फिर लोग बोलेंगे इनको गुस्सा ही नहीं आता, तो गुस्सा आया ऐसा बताना भी पड़ता है, और गुस्सा वैसा आता ही नहीं क्योंकि बोलते ठीक है जो हुआ हुआ चलो आगे बढ़ो, क्या करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल है ना सर, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, अलग अलग एडिक्शंस है, मोबाइल फ़ोन के एडिक्शंस होंगे, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर इसमें से बाहर निकलना है, या फिर डिप्रेशन है एग्जैक्टली है क्या, पहले तो हमें ये जानना है कि डिप्रेशन क्या है और बाहर कैसे निकलना है। देखो डिप्रेशन जो है ये एक इमोशन है ना, एक मूड जो है वो डिप्रेस, हम बोलते हैं ना कि अच्छा मूड है और ख़राब मूड है या डिप्रेस मूड है, तो बहुत सारी बातें वातावरण में इकोसिस्टम में होते रहती है जी। तो इससे लोगों को डिप्रेशन आता है। कारण क्या है, एक तो एंग्जाइटी आती है, मतलब घबराहट होंगी, बेचैनी होंगी, या फिर नर्वस होंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे। ये सब फेल हो गए, मार्क मिले नहीं जैसे चाहिए वैसे, फाइनेंशियल लॉस हो गया, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं आ गए, फॉलो, हाँ वो भी लोग देखते हैं जी सर, है ना, कि भाई देखो कितने फॉलोअर्स आ गए। जैसे ये भी कल ही मुझे मेरी जो नातिन है, मतलब ग्रैंड डॉटर है, बता रही थी कि उसने डाला वीडियो यूट्यूब के ऊपर और बोले मेरे को 18 लाइक आ गए। तो मैंने बोला अभी तुमने बताया 18 लाइक आ गए, अभी आखिरी बार, अभी लाइक कभी देखने का नहीं है, अभी आपको क्या देखना है कि अपना वीडियो कितना अच्छा डाल सकते हैं, लोगों को एजुकेट कैसा करें, क्योंकि लाइक देखते जाएंगे तो आप दुखी होंगे। बिल्कुल। तो लाइक देखना, बार बार देखना, उसमें टाइम गंवाना, कितने फॉलोअर है, कितने लाइक है, कितने अपन लोगों को देख रहे, मेरा नया गाड़ी लिया तो कितने लोगों ने देखा, है ना, तो ये इसमें लोगों को दुख आता है। तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और वो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यस एग्जैक्टली, है ना, तो वो लोगों को दुख देता है, अपेक्षा भंग होता है, फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो और दूसरा है एडिक्शन। जी, अभी आज एवरेज में 6 से 7 घंटे लोग मोबाइल पे है इंडिया में, 6 to 7 आवर्स। इवन छोटे बच्चे भी उसका एडिक्शन में है, और उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप क्या करते हैं कि कहीं भी जाओ, बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, वो चुप बैठता है, बोले देखो भी चुप बैठ कर रो रहा था, तो क्योंकि होता क्या है कि वो जब स्क्रीन देखता है वो, और जो उसको आंखों से अंदर जाता है ना, तो वो डोपामिन सिक्रीशन होता है ब्रेन में जी। और डोपामिन सिक्रीशन मतलब ये हैप्पी हार्मोन है। ओके। तो वो देखा हैप्पी हार्मोन, देखा डोपामिन, तो उसका कंडीशनिंग हो जाता है। और फिर ऐसे लोग देखे मेरे पास में बच्चे लाते हैं कि भाई मोबाइल नहीं दिया करके मारपीट चालू किया, माँ बाप को मारा क्योंकि मोबाइल नहीं दिया करके देखने के लिए, क्योंकि वो इतना, जैसा शराब का नशा है वैसा वो मोबाइल देखे बिना उसको वो डोपामिन नहीं आ रहा ना अंदर, वो भेजे ही काम नहीं करता उसका भी, जब तक वो मोबाइल देखेगा नहीं। बिल्कुल। तो सर क्या पेरेंट्स ने क्या इस चीज़ों के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? नहीं, देखो मोबाइल जो देते हैं तो एजुकेशन के लिए मोबाइल तो अभी तो अनिवार्य है जी। मोबाइल का मेन काम क्या है, एजुकेशन करो, खुद का इंफॉर्मेशन लो जी। और कम्युनिकेशन करो लोगों के साथ में, बिल्कुल ये मेन काम है। अब तुम फोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे, तुम फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर घंटों बिताएंगे और अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, वो थोड़ी मोबाइल का काम है। बिल्कुल। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एंजाइटी के बारे में बात की थी, अगर कोई पर्सन इस तरह की फीलिंग उनको आती है, एंजाइटी से जो लोग सफ़र करते हैं, तो बेसिक क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी चाहिए? देखो एंजाइटी जो होती है वही है कि बेसिकली आप अपसेट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखो, मतलब ऐसा बोलते हैं कि लो एम इज़ ए क्राइम, है ना, लो एम इज़ ए क्राइम, बड़ा एम रखो, मगर जो है उसमें समाधान है ना, उसमें ग्रेटिट्यूड है, उसमें कृतज्ञता है कि जो मुझे मिला है वो एकदम सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, और मुझे ये करना है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी जी जी। वहाँ से करेंगे तो एंग्जाइटी होंगी नहीं, डिप्रेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और फिर रेगुलरली आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, अच्छे कंपनी में, तो ऐसा बोला जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड यू। आपके आजू बाजू में 5 लोग कौन है उसका एवरेज निकालो जी। तो आपका स्वभाव है। आपके आजू बाजू में जो 5 लोग हैं उनकी संपत्ति निकालो तो वो एवरेज आपकी संपत्ति है ना। तो आपके आजू बाजू कौन है लोग, उसके ऊपर आप सब, तो आप लोगों को बदलो, आपके आजू बाजू वाले।
बिल्कुल सर, आपके साथ इतनी सारी बातें की, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ समझ में आ रही है कि कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है। तो आप अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कम्युनिकेशन को? देखो, कम्युनिकेशन के सिवा तो होता ही नहीं, लैंग्वेज ही मेन है जी। मगर लोग ज़्यादा बोलने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उससे पहले ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट होना। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट लिसनिंग, नॉट अबाउट टॉकिंग। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि भाई आप कब बंद होते हैं और मैं कब चालू कर देता हूँ। ऐसे लोग सुनते हैं जी कि मेरे को बोलना है, मेरी आवाज़ सुनो, मेरे को बोलने का है। यहाँ से आप हरदम लोग सुनते रहते हैं, मतलब वो सामने वाला क्या बोल रहा है सुनते नहीं है। फिर सामने वाले को होता है कि अपने को सुना नहीं गया, इन्होंने सुना ही नहीं, फिर वो फिर से और बोलता है कि भाई मेरी आवाज़, वो भी बोलता है ना मेरी आवाज़ सुनो, है ना, और हम भी बोलते हैं मेरी आवाज़ सुनो। तो कम्युनिकेशन इज़ अबाउट लिसनिंग, कि आप सामने वाले को समझ सकते हैं क्या। तो हमने को 2 कान 1 मुंह दिया हुआ है जी, तो जितना बोलते हैं उसे डबल सुनो, क्या या जितना सुनते उसे आधा बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली है सर। डॉक्टर दीपक केड़कर जी, इनकी अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, इन चीज़ों के अलावा खुद को हैप्पी रखने वाली ऐसी क्या हॉबीज़ है, वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, हॉबीज़ में मेरी एक ही हॉबी है कि जो है कि लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देना। मतलब मैं सवेरे शाम जब भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, जहाँ से नॉलेज देता हूँ, लाइव वर्कशॉप लेता हूँ जूम के ऊपर। हर गुरुवार को मेरा 8 से 9 1 घंटे का रहता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो बिज़नेस के बारे में होगा, रिलेशनशिप होगा, फिर स्पिरिचुअलिटी होंगी, जो भी है, तो वो गुरुवार को करते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी आप भगवान से जोड़ते हैं इसको? नहीं, भगवान से क्यों, स्पिरिचुअलिटी क्या है, अल्टीमेटली सी एवरीबडी हैज़ गॉट भगवान इनसाइड हिम। अल्टीमेटली भगवान है क्या, कि भाई हमको सबको मालूम है कि भाई सत्य बोलना चाहिए, सच्चे से काम करना चाहिए, भगवान भी ये बोलता है, हमको मालूम है सच्चाई से काम करना चाहिए, हमको मालूम है कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए जी। हमको मालूम है झूठ नहीं बोलना है, हमको मालूम है कि कोई व्यसन नहीं करना है, हमको मालूम है कि अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, हमको सबको तो मालूम है। तो हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है जो हमको बोलते रहता है कि क्या करना चाहिए, हम मानते नहीं, उसको बात अलग है। तो वो यदि हमने जागरूक किया, जिसको हम बोलते हैं हायर सेल्फ, आपका जो हायर सेल्फ है जो आपको बोलते रहता है कि क्या कर और क्या नहीं कर, मगर हम सुनते नहीं उसको। तो भगवान अंदर ही है जो आपको बोलते रहता है कि क्या कर, और मैं हरदम आपको बोलता हूँ कि आपको नहीं समझ रहा होगा तो आप जो भी करते हैं, जो भी है, जहाँ भी है, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आप कल्पना करो कि आपकी माँ आपको देख रही है और आप जो भी कर रहे हैं तो माँ आपको शाबाशी देगी, बोलेंगी वाह मेरा बेटा बहुत तूने अच्छा काम किया, तो वो काम अच्छा है। और माँ ने बोला कि नहीं तूने अच्छा नहीं काम किया, तो वो काम बुरा है। बहुत ही आपने तो सरल शब्दों में इसको दिया है ना, वो मतलब भगवान की क्या जरूरत है, माँ है ना अपने साथ में। जी 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 तो सर ये तो आपका पैशन भी है, जो आप प्रोफेशन कोई अपना पैशन बना लिया है आपने। इसके अलावा आप क्या चीज़ें पसंद करते हैं, लाइक डांसिंग, म्यूजिक, और क्या आपकी हॉबीज है सर इसके अलावा? नहीं, मेरी हॉबी वही है, और इसके अलावा रीडिंग जी कि जो भी मतलब प्रोग्राम लेने के लिए काम में आता है। जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, स्टीफन कोवी का, मुझे अच्छा लगता है किताब, है ना। तो काफ़ी सारी किताबें जो ट्रांसफॉर्मेटिव है जी, और वो किताब पढ़ते लोगों को, और पढ़ना और लोगों को देना, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अपनी रिवीजन हो जाती है। बिल्कुल। जब हम किसको सिखाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सीखना बेस्ट आपका तब होता है जब आप लोगों को सिखाते हो। बिल्कुल। सो लर्निंग इज बेस्ट व्हेन यू आर टीचिंग समवन। बिल्कुल। तो वो सिखाओ तो अच्छा हो जाता है पक्का। बिल्कुल। और मैं भी लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास रीडिंग का ना आपको हॉबी है और ना आप पढ़ना चाहते हो तो आप सर को सुनिए, क्योंकि सर जो भी पढ़ेंगे वो डेफिनेटली आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल सर, जाते जाते हमारे सारे दर्शकों को, या फिर स्पेशली जो लोग छोटी छोटी मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं या जिनकी फैमिली वो चीज़ को समझ नहीं पा रही है, ऐसे हमारे सभी दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि इंटेंशन आपने रखना जरूरी है। लोगों को इंटेंशन नहीं है कि आगे करना क्या है अपने को लाइफ में। लोग सर्वाइवल के मोड में जीना चाहते हैं कि सवेरे उठना, चाय पीना, नाश्ता करना, काम करना, शाम को वापस आना, फिर टीवी देखना, मोबाइल देखना, फेसबुक, व्हाट्सएप, खाना खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर चालू करो। ऐसा मशीनरी बने हुए हैं लोग जी। तो इंस्टेड ऑफ मशीनरी, मतलब लोग मशीनरी जैसा ऑटोमेटिक मशीन है, तो मशीन से बाहर आना जरूरी है। और मशीन से बाहर तभी आप आ सकते हैं जब आप कुछ तो भी क्रिएट करते हैं, और ये इकोसिस्टम जो है लोगों के लिए कुछ तो भी करते हैं। हमारा जीवन जीने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि मैं लोगों के क्या काम में आ सकता हूँ और लोगों का जीवन किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ जी। जो मेरे पास में लोगों को क्या दे सकता हूँ ताकि उनका जीवन अच्छा बने।
तो ये जो मशीनरी है वो मशीन से बाहर आके, ये बॉडी की मशीन है, उसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आँखों के नीचे जितना है हिस्सा उसके लिए जो करते हैं उससे ज़्यादा आँखों के ऊपर है, उसके लिए यदि करते हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी तो अच्छा रहेगा। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरती से आपने ये सारी चीज़ें बताई है सर। वैसे तो हम क्या आपके साथ बहुत सारा डिस्कशन करना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए आज हम यहाँ रुकने वाले हैं। सर आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी बातें की, लोगों को इतना अच्छे से अवेयर किया, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी यूट्यूब चैनल के लिए भी, कि उसके माध्यम से भी आप जो है लोगों तक नई नई चीज़ें पहुँचाते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर दीपक केड़कर सर, जिनको किसी भी तरह पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि केड़कर हॉस्पिटल के बारे में पूरा शहर नहीं तो आजू बाजू के सभी डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन डॉक्टर दीपक केड़कर सर ना सिर्फ एक डॉक्टर है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, और उसी के साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी है। तो सर आज हमारे इस एपिसोड में थे आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में। इसी तरह से नए एपिसोड में नए व्यक्ति को हम आपके सामने लेके आएंगे नए विचारों के साथ। तब तक देखते रहिए योलो स्पॉटलाइट। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।